गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने आपको सैम्पल पेपर फर्स्ट क्लास 10th मैथमेटिक्स जो सीबीएसई ने भेजे हैं, ऑनलाइन ये सैम्पल पेपर्स डाल रखे हैं सीबीएसई ने। इसी के आधार पर जो अब फाइनल एग्ज़ाम होगा इसी तरह का पेपर आपका आएगा। ये सैम्पल है उसका, और इसको आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। कल हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम उसका ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, साथ साथ आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से उसको समझने की कोशिश करें और फिर प्रैक्टिस करें। बगैर प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स आपको नहीं आएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 सैम्पल पेपर फर्स्ट में, गिवन दैट HCF 96 4 not 4 is 4, then find the LCM of 96404। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें ये चॉइस दे रखी है। इंटरनल चॉइसेस मैंने बताया था कि 1 से 16 तक 5 इंटरनल चॉइसेस हैं, तो ये फर्स्ट है। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए HCF दे रखा है। ये 2 नंबर हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इनका HCF है इतना, LCM निकालना है। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए नंबर हैं, फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है। तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है इसके बारे में। अब यहाँ पर आप देखें कि यदि मुझे LCM निकालना है या HCF निकालना हो, या फर्स्ट नंबर निकालना हो, या सेकंड नंबर निकालना हो, ये 4 है आपका, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, HCF एंड LCM। इन चारों में से कोई 3 की वैल्यूज़ आपको दे रखी हों तो चौथे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे अब LCM निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। क्योंकि ये HCF क्योंकि मल्टीप्लाई है तो कहाँ जाएगा, इन दोनों के नीचे, डिवाइडेड बाई हो जाएगा। तो इसलिए हमने LCM जो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर कितना है 96, सेकंड नंबर कितना है, और HCF कितना दे रखा है 4, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे और इसको हम काट देंगे। तो आंसर आ जाएगा, ये आपका LCM आ जाएगा दोनों का। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन हैं 1 मार्क के हैं, और इनमें 5 इंटरनल चॉइसेस हैं। तो इसका दूसरा है, थर्ड का दूसरा, जो एक करना है आपने दोनों में से कोई एक जो आपको अच्छे से आता है वो आप कर लें, दोनों नहीं करने। जो इंटरनल चॉइसेस हैं 5, जैसे हर क्वेश्चन के 2 उनके पार्ट दे दिए तो एक ही करना है, लेकिन मैं समझा दोनों ही रहा हूँ ताकि आप दोनों समझ लें। दूसरा है इसके अंदर, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आप जब किस चैप्टर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ते हैं, और ना ही टीचर्स हमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये आप बुक में देखेंगे, आपकी NCERT की बुक में, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा। तो इसमें क्या लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी फैक्टराइज्ड या एक्सप्रेस्ड as the product of primes, as the product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the factors occur। तो इसने क्या कहा, ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कल में मैंने बताया है, वो संख्या या वो नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी कि वो अपने आप से भी डिवाइड हो, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, और वन तो सभी का होता है, वन कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें जैसे 4 है, 4 का 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी और 4 से भी, खुद से भी। तो कितने फैक्टर हो गए, 3। जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था कि वो नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हों, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, खुद वो नंबर, और दो से ज़्यादा फैक्टर जिसके ना हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 जो है ये कॉमन फैक्टर है सभी नंबर्स का, ये सभी का कॉमन फैक्टर होता है 1। और दूसरा जैसे 2 है, सबसे स्मॉलेस्ट में 2 ले लेंगे तो 1 and 2, 3 है 1 and 3। इसी प्रकार से जो नंबर्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। अर्थात जैसे हमने ये ले लिया, 4 को ले लिया, 4 की फैक्टराइजेशन कर ली, 1 into 2 into 2। अब इसको आप किसी भी ऑर्डर से लिखें, कितने बार भी इसके फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर्स तो यही रहेंगे, कोई और नया फैक्टर नहीं होगा इसका। तो ऑर्डर चाहे कोई भी हो, चाहे आप इसको 1 2 2 लिख लो, 2 1 2 लिख लो, किसी तरह से भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये आपके चैप्टर 1 में है, उसमें आप NCERT की बुक में देखेंगे, मिलेगी, आप याद करिएगा। और इस प्रकार से आपसे एक नंबर में 1 मार्क में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट सभी की आपने याद करनी है और इंट्रोडक्शन भी आपने पढ़नी है, किसी को नहीं छोड़ना। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ऑन कंपेयरिंग the ratios of the coefficients find out whether the pair of equations x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0 is consistent or inconsistent। ये आपके क्वेश्चन लिख दिया है मैंने बोर्ड पर, अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स, अब सबसे पहली बात यहाँ पर आई कोफिशिएंट्स। तो ये क्या होता है कोफिशिएंट्स, देखो मैं बताता हूँ। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन में 2 इक्वेशन दे रखी हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है 3x प्लस 4y, 20 को इधर ले जाओ, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है।
20 को हम इधर ले गए। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, इनके आगे जो लिखा हुआ है, जैसे x के आगे कुछ नहीं है तो उसको आप 1 मान लिए, ये 1, तो ये x का कोफिशिएंट्स है। अब y के आगे क्या है 2, ये इसका कोफिशिएंट है। y के आगे इधर 4 है, ये इसका कोफिशिएंट है, और इसका कोफिशिएंट 3 है। वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होती है, जैसे 3x, तो x से कौन मल्टीप्लाई है 3 इंटू एक्स, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वेरिएबल के साथ में, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ गए होंगे। अब आप आगे है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो पेयर माने जोड़ा दे रखा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर आप समझें कंसिस्टेंट कब होंगी, कंसिस्टेंट कब होंगी, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप समझ लें कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक जिसका कोई हल हो, जिसका कोई हल हो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। कोई भी प्रॉब्लम कंसिस्टेंट कब होती है, जब उसका सॉल्यूशन हो, और जिसका सॉल्यूशन ना हो तो वो इनकंसिस्टेंट होती है। मोटे से बात समझ लीजिए, कंसिस्टेंट कब होती है, जब किसी प्रॉब्लम का हल हो, किसी प्रॉब्लम का जब हमारे पास सॉल्यूशन हो तो उसको कहेंगे वो कंसिस्टेंट है। अगर नहीं है उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास तो कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। तो सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ये क्या है, रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स हैं। क्या है ये, रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स। अब हम इन 3 रेशियोज को देखेंगे निकाल के, फिर हम देखेंगे दूसरे में क्या होगा, जब पहले 2 इक्वल हों और तीसरा इक्वल ना हो, और तीसरे में आएगा जब तीनों ही इक्वल हों। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसके मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इसके ये 2 वैल्यूज़ अगर आती हैं तो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। तो ये कब पता चलेगा, जब हम इन रेशियोज़ को निकाल के देखेंगे। तो चलिए अब हम इन रेशियोज़ को निकाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, a1 अपॉन a2। a1 का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन का a, a1 का क्या मतलब है, फर्स्ट इक्वेशन का a। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है जी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3 आपका है ये। x के सामने ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कोफिशिएंट्स हो गए। ये जो सिंगल वैल्यू है ये कांस्टेंट टर्म हो गई। तो ये फर्स्ट क्यों लगाएंगे कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड क्यों लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन। तो इसके आगे कितना है, कुछ नहीं, तो 1, इसके आगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। अब हम ले लेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 कितना है हमारा, देखो कहाँ है b, y के आगे, तो -2, और नीचे क्या है 4 प्लस का, तो कट के -1 अपॉन 2। अब हम लेंगे c1 अपॉन c2। c1 का मतलब 1 का मतलब समझते हो, फिर मैं बता रहा हूँ। 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन, 2 का मतलब सेकंड इक्वेशन। तो पहली में क्या है 0 है, और दूसरी में क्या है 20 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। अब आप देखोगे ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। अब एज माने क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ना a1 a2 1/3, ये -1/2, ये 0, ये इक्वल नहीं है। सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, समझे जी। तो ये सिस्टम क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलकर काम करें तो एक सिस्टम बन जाता है।
दो या दो से अधिक वैल्यू चीज़ें कोई भी मिलकर काम करे सिस्टम, इसमें दो इक्वेशन है तो ये एक सिस्टम बन गया। ठीक है जी, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये चैप्टर 3 से था। सभी सैंपल पेपर्स के अंदर पूरे का पूरा मैथमेटिक्स आएगा और सभी वैल्यूज़ में 1 बाय 1 करके आपको समझाऊंगा। अगर आपको अब तक भी कोई वैल्यू नहीं समझ आई तो अब आप फिर से समझ सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? इफ़ ए एंड बी आर co-primes, then find the HCF of A and B। ये आपका है। अब आपको सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि को प्राइम से क्या मतलब है। प्राइम तो मैं आपको बता चुका, कंपोजिट बता चुका, को प्राइम से क्या मतलब है। को प्राइम देखिए, अब इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ लें। जैसे आप क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते या पढ़ाते हैं तो हम स्कूल का ही एक एग्जांपल ले लें। जिस स्कूल में केवल बॉयज़ पढ़ते हैं, ओनली बॉयज़, तो उसको कहेंगे बॉयज़ का स्कूल है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल वगैरह वगैरह, तो बॉयज़ लिखा होगा। और केवल गर्ल्स पढ़ती हैं, ओनली गर्ल्स, तो क्या लिखेंगे? गर्ल्स स्कूल है। ये कहेंगे बॉयज़ का स्कूल है, गर्ल्स का स्कूल है। लेकिन जिसमें बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों ही पढ़ती हों तो क्या कहोगे? को स्कूल है। क्या स्कूल है? को। उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का नाम नहीं होता। को माने मिला हुआ, साथ मिलकर। जैसे लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो को स्कूल, को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो। तो को का मतलब मिलना, साथ में दो। ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पर हम नंबर की बात कर ले तो नंबर की बात में आप क्या कहोगे? कोई भी दो ऐसे नंबर जो आपस में ना कटें, किसी भी टेबल से ना कटें, बस सिंपल। या यूं समझ लो जिनका कॉमन 1 हो दोनों में। जैसे हमने लिख दिया 2/3। अब इसका 2 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो 1/3। तो इन दोनों में क्या है? 1 कॉमन है, कॉमन फैक्टर है 1। ठीक है जी, केवल 1। और मैंने बताया था प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो दो ही, जिनमें केवल दो फैक्टर हो, एक 1 और वो खुद, तो ये दोनों प्राइम है। अब क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है तो को प्राइम हो गए। अलग अलग को का मैंने मतलब अभी समझाया आपको, को प्राइम हो गए क्योंकि ये दोनों प्राइम हैं। और क्योंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए इकट्ठे मिलाने से को प्राइम हो गए। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी वो किसी भी टेबल से ना कटे। दो प्राइम नंबर्स के जोड़े को ही हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी। और इनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो कॉमन फैक्टर ही HCF होता है। HCF और कॉमन फैक्टर एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए इसका HCF क्या होगा? A और B का 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है? इसमें भी इंटरनल चॉइस है। तो फर्स्ट पार्ट इसका मैं ले रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 डिग्री। देखिए ये अब हमारा क्वेश्चन है, तो इसने क्या कहा है यहाँ पर? एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले तो हम सेक्टर के बारे में जान लें
कि सेक्टर होता क्या है। देखिए ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसके दो रेडियस हैं ओ ए एंड ओ बी। तो ये इसका सेंट्रल एंगल है जिसे एंगल ऑफ सेक्टर भी कहते हैं हम। ये है एंगल ऑफ सेक्टर या सेंट्रल एंगल कह लो, जिसको हम थीटा से लिखते हैं। तो ये जितना भी हिस्सा है ये वाला सारा का सारा, इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल में दो रेडियस होते हैं और एक आर्क होती है ए बी। ठीक है जी, इसको कहेंगे हम इसका पेरीमीटर। अगर हमने पेरीमीटर निकालना है तो एक रेडियस प्लस दूसरा रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क, इनको मिलाने से आपको क्या मिलेगा, इसका पेरीमीटर मिलेगा। अब हमने निकालना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको समझ आ गया होगा, सेक्टर क्या होता है। ये सेक्टर है ओ ए बी, ये पार्ट ऑफ सर्कल है। ठीक है जी, इसमें सेंटर इंक्लूड होता है। आगे मैं बताऊंगा सेगमेंट जब आएगा, तो सेगमेंट ऑफ, वो सेगमेंट क्या होता है उसमें इसमें फर्क है। उसमें माइनर सेगमेंट है जैसे ये, तो ये कोड से बनता है, कोड, ये कोड है ए बी और ये आर्क है ए बी आपकी ये। तो कोड ए बी प्लस आर्क ए बी से मिला करके इतना हिस्सा ये आपका कहेगा सेगमेंट, और इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, क्योंकि इसके अंदर सेंटर नहीं आता। छोटी, माइनर माने छोटी, तो ऊपर बच गया मेजर सेगमेंट। इसी तरह ये माइनर सेक्टर और ऊपर बच गया मेजर सेक्टर। ठीक है जी, तो आपको उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। इनमें फ़र्क समझ लीजिएगा। जब सेक्टर बनाते हैं तो रेडियस से बनता है, दो रेडियस होंगे और आर्क होगी उनके बीच का ये हिस्सा, और सेगमेंट के अंदर कॉर्ड होती है। सेगमेंट में कॉर्ड होती है, जबकि सेक्टर में आपके रेडियस होते हैं। ये इनका पहचान है, इनको अलग अलग समझ लें। तो अब हम आपको बताएंगे कि हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका निकलता है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। तो इसके अंदर आपके पास रेडियस होना चाहिए और इसके पास आपका एंगल ऑफ सेक्टर होना चाहिए थीटा। ये दो चीज़ें हैं, तो आप इसमें रख दें, आपका एरिया निकल जाएगा। हाँ है, देखिए थीटा दे रखा है 60, रेडियस दे रखा है 6। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पाई की वैल्यू आर स्क्वायर थीटा कितना ओवर 360, वैल्यू रख लीजिए। कट गया 1 6 पे, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में चाहें तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, पॉइंट में चाहो तो पॉइंट में लिख लो। अब इसी से रिलेटेड इसका 6th का और, यानी कि जो इसका इंटरनल चॉइस में एक और ऑप्शनल जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको मैं बता रहा हूँ। इसने कहा है कि ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पर एक पोल है, दिस इज पोल, इससे एक घोड़े को बांध दिया गया है जिसका रस्सी है 28 मीटर लंबी लॉन्ग रोप से, यहाँ पर वो बांधा हुआ है घोड़ा। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, देखो हॉर्स कैसे ग्रेज कर सकता है ऐसे, इसके चार, इसके अंदर जो भी घास लगी हुई है उसको चर सकता है। कहता है इसका पेरीमीटर बताओ। तो भाई किसका पेरीमीटर पूछ रहा है ये, सर्कल का, जो कितना होता है 2 पाई आर। देखिए आर ये दे रखा, ठीक है जी। तो पेरीमीटर इसने लिखा, देखो ए हॉर्स टाइड टू ए पोल, ए हॉर्स टाइड टू ए पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप। तो लेंथ ऑफ रोप जो है आपकी, ये आपका क्या काम करेगी, रेडियस का काम करेगी, ये रेडियस, ठीक है। और कैसे घूमेगा, ऐसे, क्योंकि यहाँ से बंधा हुआ है, टाइट यहाँ पर हो जाएगा तो ऐसे घूमेगा सर्कुलर। तो पेरीमीटर मीन्स सरकमफ्रेंस। यहाँ पर पेरीमीटर पूछा है ना इसने कहा है कि पेरीमीटर बताओ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का पेरीमीटर बताओ वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, जिसमें घोड़ा घास चर सकता है।
तो वो क्या हो जाएगा 2πr मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दिस इज द पेरीमीटर। आप नाम से देख लें, पेरी माने बाहर का और मीटर माने मेजरमेंट, बाई है माप, इसको परिमाप हिंदी में कहते हैं। परि माने बाहर का, माप माने मापना, बाह्य माप, परिमाप, पेरीमीटर, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये आपका आ जाएगा 2π, पाई की वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, और 8 ये किससे कट गया 4 से, 176 सेंटीमीटर इतना पेरीमीटर होगा उस फील्ड का जिसमें वो घोड़ा घास चल सकता है। तो आज हमने आपको जो करवाया क्वेश्चन नंबर 3 करवाया, जिसके 2 पार्ट्स थे, एक ऑप्शनल, इसमें 2 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया, 5 करवा दिया, और क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स थे वो करवा दिए। तो आज हमने क्वेश्चन कर लिए 2, 3, 4 और 2 6 क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें, समझें, सीखें तो ये समझ लो आपने बहुत सारा टॉपिक सीख लिया है और ये आने वाले एग्जाम में आपके बहुत सारा काम आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही, कल हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझसे किसी भी वक्त मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, तुरंत आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आप इस पे अपलोड हो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।